हम्म, यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने नॉन अलाइन मूवमेंट ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है, पर क्योंकि कोल्ड वॉर जब हमने पढ़ा था तो इसके बाद एक इस चीज को और एक बार रिवाइज कर लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर होता है कि कोल्ड वॉर, उसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड देन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इनके बीच का सिक्वेंस क्या है और ये चीजें किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है और क्यों ऐसे हुआ कि लोग नॉन अलाइनमेंट, लोग इन द सेंस जो कंट्रीज थी अलग अलग, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ उन लोगों का झुकाव क्यों रहा। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हुआ कंट्रीज को, आर्थिक मंदी का दौर था, बहुत ज्यादा लोगों ने सफर किया। उसके बाद जब ऐसा लगा कि दो कंट्री स्पेशली पावरफुल रही, सोवियत संघ और अमेरिका। अब अगर कोई भी कंट्री स्पेसिफिक इनके साथ जाती है देन डेफिनेटली आप, ये क्लियर है कि आप उस पर्टिकुलर एक और जो महाशक्ति है उसके अगेंस्ट में है ना। अब अगर आप उसके अगेंस्ट में देन डेफिनेटली आपने अपने से खुद के लिए एक दुश्मन खड़ा कर लिया। अब अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो हर कंट्री, क्योंकि इंडिया 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए देन उसी टाइम से ये हो चुका था कि नहीं, हमें किसी भी महाशक्ति के सपोर्ट में खड़े नहीं होना है, सिर्फ इसलिए कि ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं। अब हमारी पॉलिसीज हम अपने हिसाब से बनाएं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो हमारे देश के लिए नीतियां हो। और ये बहुत बड़ा रीजन रहा कि जब धीरे धीरे जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती जा रही थी कॉलोनियल सिस्टम से और ये इंपेरियलिज्म जो था ये धीरे धीरे जब कम होने लगा, तो जब भी कोई कंट्री इंडिपेंडेंट होता देन उनके लिए ये एक मेजर पॉइंट था कि नहीं, अब हमारी पॉलिसीज हम खुद बनाएं, हम अपने लिए खुद अपने डिसीजन लें। और अगर किसी को फेवर करते हैं देन डेफिनेटली ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं उसके प्रेशर में रहना है। उसके प्रेशर में रहने के साथ सामने वाला जो अगेंस्ट एक और कंट्री है उससे कहीं ना कहीं आपको एक तरह का दुश्मनी है या कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर वाला सिचुएशन आपको भी फेस करना है। इसीलिए द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट was formed during the Cold War as an organization of states that did not seek to formally align themselves with either the United States of the Soviet state, but sought to remain independent or neutral। कि यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज के अलावा आपको के सपोर्ट की बजाय आपको न्यूट्रल रहना है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड in 1955 during discussion that took place at the Asia Africa Bandung Conference held in Indonesia। यहाँ पर सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें कुछ ऐसी कंट्रीज शामिल हुई थी जिनका यह मानना था कि अगर हम यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ रहते हैं या न्यूट्रल पॉलिसी को ऑप्ट करते हैं देन डेफिनेटली वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय किसी एक महाशक्ति को, पावरफुल कंट्री को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1961 में। उस टाइम इसमें बहुत कम मेंबर थे, पर बाद में धीरे धीरे जैसे कि आप देख सकते हैं आज की डेट तक यहाँ पर 120 मेंबर्स हैं अलग अलग कंट्रीज। क्योंकि अभी भी ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था इसमें कई सारी कंट्रीज इसलिए शामिल हुई कि यहाँ पर वो लोग ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट चल रहा था इंपेरियलिज्म का या कॉलोनियलिज्म का, उससे सब लोग फेड अप हो चुके थे। और सबसे खास चीज कि अगर आप कोल्ड वॉर अगर अच्छे से आप लोगों ने समझा हो तो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि जो तनावपूर्ण स्थिति है या युद्ध कभी भी हो सकता है वाला जो एक सिनेरियो रहा था, उस सिनेरियो से बचने के लिए भी कि अगर हम युद्ध नहीं चाहते हैं देन हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका और सोवियत रूस के बीच तो कभी भी युद्ध हो सकता है वाली सिचुएशन, कोल्ड वॉर का मतलब ही ये है कि आप पूरी तरह अलर्ट हैं, आप दो कंट्रीज के बीच इस तरह का तनाव है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। उन चीजों से बचने के लिए यहाँ पर इस तरह के जो मूवमेंट चलाया गया था, इस तरह के मूवमेंट में कई सारी कंट्रीज उसमें शामिल हुई थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती रही हैं और उसमें कई सारी कंट्रीज शामिल हुई हैं। भारत का जो रोल है इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ, क्योंकि उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इसको पूरी तरह से ऑप्ट किया था, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स लिए थे। जैसे पंचशील हमने पहले भी पढ़ा है, शॉर्ट में सिर्फ इसे रीड करना है। रिस्पेक्ट ऑफ आवर प्रिंसिपल इंश्योर्ड इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल लॉ।
डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको रिस्पेक्ट करना, इवन ऑप्ट करना। यूनाइटेड नेशन ने जो रूल्स रेगुलेशंस बना दिए हैं कंट्रीज के लिए उनको फॉलो करना, रिस्पेक्ट फॉर सोवेरेनिटी, सोवेरेन इक्वालिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। अब अगर हम किसी भी कंट्री के साथ उसके फेवर में खड़े होते हैं, अब अगर वो कंट्री किसी तरह का कोई भी स्टेप लेता है तो यहाँ मैसेज यही जाता है कि आप उसके साथ है। इसकी बजाय हर एक कंट्री की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाए, इक्वालिटी और इवन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। एक कॉन्सेप्ट है ना कि हम राइट्स को लेकर अगर अवेयर हैं देन डेफिनेटली हमें हमारी ड्यूटीज को लेकर भी अवेयर होना चाहिए। जो पार्ट आपका है, जो स्पेस आपकी है, अगर आपको वो स्पेस चाहिए देन आप किसी और की स्पेस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, है ना। तो अगर इस मेंटालिटी के साथ आप हैं देन डेफिनेटली आप दूसरों की कंट्रीज को भी रिस्पेक्ट करेंगे और आप आपकी खुद को भी हमेशा सेव करके रखेंगे। पीसफुल सेटलमेंट of all international conflicts according with the Charter of the United Nations, respect for the political, economic, social and cultural diversity of countries and peoples. न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और हमें अपनी ही पॉलिसीज से मतलब है। यहाँ पर न्यूट्रल होने के साथ ये भी है कि हम दूसरी कंट्रीज के हर तरह के डिसीजन को, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी और लोगों को रिस्पेक्ट करें। डिफेंस एंड promotion of shared interest, justice and cooperation regardless of the differences existing in political, economic and social system of the state, respect of the inherent rights and individuals of collective self-defense in according with the charter of the United States। मतलब यहाँ पर न्यूट्रल होने के बावजूद भी चार्टर, यूनाइटेड स्टेट की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उन्हें इजीली ऑप्ट करना। इसके अलावा देखिए, जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर फोकस किया गया था देन उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए गए थे। हम जब भी किसी दिशा में काम करते हैं, किसी भी वे के साथ किसी काम को स्टार्ट करते हैं देन बेसिक हमारा उसके लिए कुछ मोटिव होता है ना। और वो मोटिव ऐसे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेकर हम काम करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफिक ये थे, जैसे नेम एंड NUM has sought to create an independent path in world politics that would not result in member state becoming pawns in the struggle between the major powers। अगर हम दो मेजर पावर्स के बीच में किसी भी तरह से किसी पर्टिकुलर एक कंट्री को सपोर्ट करेंगे देन डेफिनेटली एक टाइम के बाद आप उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके फेवरेबल होंगे, सामने वाली जो कंट्री है उसके अगेंस्ट में। सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो उस टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पर जो बना हुआ था, ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है इस तरह के कॉन्सेप्ट के आने का। मतलब ओरिजिन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अगर हम बोलें तो यहाँ पर शुरू से कोई ना कोई पावरफुल शक्ति रही है। अब अगर हमेशा से ही ये चीजें, देखिए यहाँ पर ये चीज और मैं आपको क्लियर करूं, जब हमने देखा कि अभी जब आप देख रहे हैं कि आज की डेट में 120 स्टेट है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ, ठीक है, 120 मेंबर्स हैं इस कैंपेनिंग के। अगर कोल्ड वॉर जब हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और कोल्ड वॉर वाला जो टाइम पीरियड शुरू हुआ वो बहुत लंबे समय तक रहा। आज की डेट में जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि कोई भी कंट्री आई डोंट थिंक ये चाहती है कि हम बड़े बड़े युद्ध करें या बहुत सारा अपना टेरिटोरियल जो वो पार्ट है उसे और ज्यादा एक्सपांड करने के लिए सिर्फ इसके लिए हम युद्ध करें, नहीं। यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पीछे ये इस चीज से सबसे बड़ा रोल प्ले किया है कि अगर आप युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, वर्ल्ड पीस मेंटेन करना चाहते हैं देन आपको कोई डिसीजन लेना होगा। अब अगर हर कंट्री दो हिस्सों में बढ़ जाए, कुछ देश इस तरफ है कुछ देश इस तरफ है, तो ये जो आज की डेट में जो ये स्टेबिलिटी आई है उसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि आज 2020-21 में हम ये नहीं चाहते हैं या हम ये नहीं देखते हैं कि कोई दो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो विश्व को दो अलग हिस्सों में बांटते हैं कि हाँ एक हिस्सा ये है एक ये है। ऐसा इतना मेजर आज की डेट में कुछ नहीं है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया।
और कई सारी कंट्रीज इससे जुड़ती चली गई। हर व्यक्ति अपनी इंडिपेंडेंट चाहता है, इंडिविजुअली स्ट्रांग होना चाहता है, अपनी पॉलिसीज खुद बनाना चाहता है हर कंट्री। और वहां के पॉलिटिकल लीडर्स जिस भी जो आज 120 कंट्रीज हैं अगर, तो इन 120 कंट्रीज का ये जो डिसीजन था, इस डिसीजन ने आज हमें इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वर्ल्ड को लाकर खड़ा किया है कि यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं यहाँ पर ये पावरफुल बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री और हमें इसे फेवर करना है या हमें इसके सपोर्ट में जाना है, नहीं। इसलिए यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक जो पॉजिटिव बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट रहा है वो ये रहा है कि उस टाइम के बाद से अगर हम आज इस सिचुएशन में हैं कि नहीं, आज हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री है। आप खुद सोचिए कि अगर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ के साथ ऐसे देश जुड़ते चले जाते तो आज फिर भी आज भी वही स्थिति होती जिसमें जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पर थी। आज भी अगर यहाँ पर 60 देश या 70 देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं और उतने ही देश सोवियत रूस को कर रहे हैं तो कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने में टाइम नहीं लगता। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यहाँ पर इस तरह से कि यहाँ जब आज ये जब स्टार्ट हुआ देन धीरे धीरे अपने फुल फ्लैश में है, फुल फ्लैश। आज भी हर कंट्री ये चाहती कि नहीं हमारे डिसीजन हमारे हों, किसी भी पॉलिटिकल मेजर पार्टी को, मेजर पॉलिटिकल पावर को हमें बिलोंग नहीं करना है इंटरनेशनल लेवल पर। और ये एक बहुत बड़ा रोल रहा है। कुछ ये चीजें भी रही हैं जैसे कि कोल्ड वॉर का टाइम जो था उसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या फेस रहा, तो स्पेसिफिक उस टाइम पर भी क्योंकि रेसिज्म बहुत ज्यादा रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज को, साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज ने बहुत ज्यादा इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। फिर डिसआर्ममेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रिपीटेडली कम्स आउट फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ पीस। इसीलिए यहाँ पर कई जगह फेलियर भी रहा। स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में ये जो मूवमेंट था आपका फेलियर इसलिए रहा क्योंकि कुछ कंट्रीज का सपोर्ट नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए। फिर इसी तरह से यूएनएससी रिफॉर्म्स, राइट फ्रॉम द इनकैप्शन, और इसी कारण से जो कुछ वो जो स्टार्टिंग पीरियड था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में एक मेजोरिटी वाला पार्ट नहीं था। धीरे धीरे कंट्रीज इस चीज को समझने लगी। अपने इंडिपेंडेंट होने के बाद उन्हें अपने रूल्स बनाने में, स्टेबिलिटी लाने में टाइम लगा, और जब वो चीजें हो चुकी देन धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा। इंडिया का पोजीशन शुरू से ही, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तभी से ही भारत ने इस चीज को ऑप्ट किया है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। यहाँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं रहा है कि हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट होने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आप न्यूट्रल हैं। किसी भी कंट्री को डायरेक्टली हमें फेवर नहीं करना है। और इसी के साथ जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, इंडिया की जो भी गवर्नमेंट रही है उन्होंने इसी पॉलिसीज के साथ काम किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1970 में India began a founder and largest member in NAM was in active participant in NAM meeting till 1970. But India's inclination towards East while USSR created confusion in smaller members. It led to weakening NAM and a small nation draft towards either US or USSR. क्योंकि टाइम पीरियड देखिए कई सारे ऐसे अलग अलग जब वो हुआ था ना, अलग अलग ट्रीटीज का जो टाइम होता है, जैसे कि कई बार ये होता है कि आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग किस तरह से किस कंट्री को ट्रीट किया जाए, है ना। और उसी के साथ कई तरह की ट्रीटीज रही हैं। उन ट्रीटीज के अकॉर्डिंग कई बार ये होता है कि आपको उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो शायद हमारे लिए एक्सेप्टेड ना हो बट की जाती है। तो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का जो पॉलिटिक्स है उसके कारण समटाइम्स इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हुए। देन पर स्ट्रांगली अगर हम ये कहना चाहें कि स्ट्रांगली क्या चीज है, तो इंडिया पूरी तरह से नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है उसका एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है क्योंकि शुरू से ही इंडिया ने इस चीज को बेसिकली बहुत अच्छे से ऑप्ट किया है। इंडिया इन पर्टिकुलर बट आल्सो अदर NAM countries have integrated themselves to varying degree with the liberal economic order and have benefits from it comes। देखिए यहाँ पर कुछ अलग अलग वो भी रहे थे, कन्वेंशन भी रहे थे। अब रिलेवेंस ऑफ NAM, कुछ बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट
जाना जाता है, जिसमें स्पेसिफिक वर्ल्ड पीस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, थर्ड वर्ल्ड नेशन, support of UNA, equitable world order, interest of developing countries, cultural diversity and human rights, sustainable development and economic growth. यहाँ पर आप देख सकते हैं NUM's total strength comprises of 118 developing country and most of them being a member of UN General Assembly. It represents 2/3 members of General Assembly. Hence, NUM members act in important food blocking group in UNA. क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी यूएनए के मेंबर भी हैं, तो यहाँ एक आज की डेट में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ इतनी सारी कंट्रीज हैं और हम उस स्टेज से बहुत पूरी तरह से एटलीस्ट बोल सकते हैं हम ऐसा कि हम उस स्टेज से बहुत ज्यादा बाहर आ चुके हैं, जो कि कोल्ड वॉर या 1980 70 60 70 80 के टाइम का जो दौर था, उससे आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी पूरी तरह बाहर आ चुका है कि यहाँ पर उस तरह का जो सिनेरियो उस टाइम पर कोल्ड वॉर वाला रहा है, उन चीजों से हम बाहर आ चुके हैं। कॉलोनियल सिस्टम से बाहर बहुत हद तक आ चुका है पूरा वर्ल्ड, इंपीरियलिज्म से बाहर आ चुका है, हर कंट्री इंडिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और पूरा फोकस फॉरेन पॉलिसीज पर इस तरह से होता है वर्ल्ड लेवल पर कि हम अपनी ग्रोथ के लिए किस तरह से काम करें। इसलिए यहाँ पर जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे उसमें वर्ल्ड पीस तो स्पेशली है। इंडिया के साथ सिर्फ दो मेजर इशू हैं, एक पाकिस्तान के साथ जो हमेशा तनाव की स्थिति रहती है वो चाइना के लिए, बट फिर भी ये नहीं कह सकते कि हम उस स्टेज में है कि कभी भी युद्ध हो जाएगा। तो अगर हम नम या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, देन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड पीस वाला जो पार्ट है ऑटोमेटिकली वो मेंटेबल है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी इस तरह का कोई पॉलिसी नहीं बनाया है या इस तरह का कोई भी एक्ट नहीं किया है जिसके तहत ये बोला जा सके कि यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी प्रिंसिपल के सामने फेल हुए हैं। ना ही किसी देश को की इंटेग्रिटी को कभी हर्ट किया है, सॉवरेनिटी को कभी हर्ट किया है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने हमेशा से अपनी पॉलिसी और अपने रूल्स बनाए हैं। यहाँ पर कुछ मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स लिए हैं, इसके आप लोगों से शेयर कर दूंगी जैसे ही ये